Hello students, welcome to Nitin online classes. Today we are going to discuss the further segment of the chapter which is visualizing the nation. तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और अभी तक हम लोगों ने जितना सब कुछ पढ़ा नेशन स्टेट बने, तो जब अलग अलग राष्ट्र बने तो उन राष्ट्रों को किस तरह से देखा जा रहा था, मतलब उनको उनका शेप क्या था, उनका विजुअलाइज किस तरह से किया जा रहा था, ये हम लोग बात करेंगे। इसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि क्या था। देखो, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि उन्होंने नेशन को किस तरह से देखा, एक फीमेल फिगर के रूप में देखा। ठीक है, मतलब अब आपने नेशन बनाया, नेशन का फेस क्या हो सकता है, कोई व्यक्ति तो जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि विराट कोहली एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर है इंडिया के। तो अगर हम इंडिया बोलते हैं तो क्या हमारे अंदर विराट कोहली केवल रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, या कोई भी अलग दूसरा पर्सन, जैसे राष्ट्र हमारे प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी। तो अगर हम इंडिया बोलते तो इंडिया का शेप क्या आएगा, या तो हमारे पास इंडिया का फ्लैग, वो फ्लैग आएगा हमारे दिमाग में, या फिर कोई और सिंबल, ना कि किसी पर्सन का फेस जो कि रिप्रेजेंट करते। ये लोग रिप्रेजेंट करते होंगे लेकिन ये इंडिया का फेस नहीं है। तो मतलब एक राष्ट्र का फेस क्या होना चाहिए, ये उन्होंने यूरोपियन कॉन्टिनेंट में किस तरह से विजुअलाइज किया। तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने किस तरह से विजुअलाइज किया इसको, एक फीमेल फिगर, उनको किस किस तरह से पोर्ट्रे किया। दे पोर्ट्रेड द फेस ऑफ द नेशन एज फीमेल फिगर। ठीक है, ये ध्यान रखना, उनको फीमेल फिगर्स के रूप में पोर्ट्रे किया। और जो एक मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी एक नॉर्मल वुमेन का स्टैचू बना दिया या इमेज बना दी तो ये फ्रांस हो गया, ऐसा नहीं था। दे पोर्ट्रेड द फीमेल फिगर, दे इवॉल्व द आइडिया, लाइक जैसे लिबर्टी का आइडिया है या जस्टिस का आइडिया है, उसको उन्होंने किस तरह से सिंबलाइज किया, एक फीमेल फिगर के रूप में सिंबलाइज किया। मतलब इन सभी आइडियाज़ को एक एलिगरी दिया, एलिगरी ऑफ द नेशन दिया। मतलब एलिगरी का होता है कि जब हम किसी एक आइडिया को जैसे कि लिबर्टी है, उसको हम किसी व्यक्ति के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। व्हेन वी एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ लिबर्टी और आइडिया ऑफ जस्टिस और आइडिया ऑफ एनी अदर एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग एज एन एलिगरी ऑफ द मीन्स एज एन, हम उसको किस तरह से किसी और चीज़, किसी व्यक्ति के हिसाब से उसको एक्सप्रेस करते हैं, वो एलिगरी होता है। तो एलिगरी का मतलब क्या होता है, व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, फॉर इंस्टेंस जैसे कौन क्या क्या आइडिया हो सकते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे ग्रीड है, एनवी है, फ्रीडम, लिबर्टी, इन सभी को हम जब एक पर्सन के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, वो एलिगरी होता है। तो इसी तरह से उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान या आफ्टरवर्ड्स भी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से यूरोपियन नेशंस ने, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, इन्होंने अपने राष्ट्र को एक फीमेल फिगर के रूप में प्रदर्शित किया। ठीक है, सो यू विल रिकॉल ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलिगरी टू पोर्ट्रे आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक. These ideals were represented through specific objects or symbols. As you would remember, the attributes of liberty are the red cap or the broken chain, while justice is generally a blindfolded woman carrying a pair of wing scales. Similarly, female allegories were invented by artists in the 19th centuries टू रिप्रेजेंट द नेशन. तो इसी तरह से जैसे हम लोगों ने देखा कि फ्रेंच रिवोल्यूशन के दौरान वो लिबर्टी को किस तरह से प्रदर्शित करते थे, रेड कैप के थ्रू या ब्रोकन चेन के थ्रू। मतलब उसका जैसे ब्रोकन चेन का जो इमेज होता है उसका मतलब क्या है, लिबर्टी, कि हम लोगों ने स्लेव सिस्टम से या किसी भी और जिस भी हम चीज़ों में कैद थे उन सब से आज़ाद हो गए। ठीक है, तो अभी इसी तरह से उन्होंने पूरे राष्ट्र को एक फीमेल फिगर के तौर पे रिप्रेजेंट किया, एक फीमेल एलिगरीज के रूप में रिप्रेजेंट किया। सो इन फ्रांस शी वॉज क्रिसेंट मैरियन। तो जो फ्रांस का जो नेशन है उसका वो किस नाम से जाना जाता है, क्रिसेंट मैरियन। मतलब उसको जो प्रदर्शित करने वाले महिला, जो महिला फिगर में प्रदर्शित कर रहे थे, उसको क्रिसेंट मैरियन का नाम दिया गया, a popular Christian name. She was which underlined the idea of a people's nation. ठीक है, so her characteristics were drawn from those of liberty and the republic. The red cap, the tricolor, the cockade. Statues of Marian were erected in the public squares to remind the public of the national symbol of unity and
to persuade them to identify with it. Marian images were marked on coins or स्टैम्प. तो मैरियन को जो इमेज थे वो कॉइन्स पे भी और स्टैम्प पे भी मार्क किए गए, और अलग अलग रोड्स पे और इम्पॉर्टेंट प्लेसेस पे वो स्टैच्यू को इस्टेब्लिश किया गया, सो दैट पीपल कुड कम टू नो दैट दिस इज आर नेशन, दिस इज द नेशन दैट वी हैव फॉट फॉर. तो वो उस राष्ट्र को उस फीमेल फिगर के तौर पे प्रदर्शित कर रहे थे. ठीक है. सिमिलरली इसी तरह से जर्मनी में भी, हम जर्मनी के एग्जांपल लेते हैं, तो फ्रांस के जो फीमेल फिगर है, जो जिसके थ्रू फ्रांस को एक्सप्रेस किया जा रहा है, वो क्या थी? क्रिसेंट मैरियन. तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इट माइट बी आस्क्ड इन एग्जाम्स ऑल्सो. और इसी तरह से जर्मनी में जो फीमेल फिगर जिसको एलिगरी बनाया जर्मन नेशन का, वो थी जर्मेनिया. ठीक है. सिमिलरली जर्मेनिया बिकम द एलिगरी ऑफ द जर्मन नेशन. इन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस जर्मेनिया wears a crown of oak leaves as the German oak stands for heroism. तो आप लोग को मैंने ये एलिगरी बता दिया, इसका मतलब क्या होता है. अब हम आगे चलेंगे नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म पे. देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेशनलिज्म क्या है, इम्पीरियलिज्म क्या है. अभी तक हम लोगों ने काफ़ी वीडियोस बना लिए इस चैप्टर पे, और आप लोग को नेशनलिज्म का मतलब पता चल चुका है कि नेशनलिज्म एक ऐसी फीलिंग होती है जब हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को सबसे ऊपर रखते हैं. व्हेन वी कीप आवर नेशन, व्हेन वी कीप आवर कंट्री एज सुप्रीम, when everything else is below them, right? When the country is the supreme फॉर द सिटीजन, तो वो नेशनलिज्म होता है. जब कि एक कंट्री सर्वोपरि होती है, कंट्री से ऊपर कुछ नहीं होता. कंट्री से हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, कंट्री के लिए जीते हैं, कंट्री के लिए मरते हैं. तो ये सारी चीज़ें, ये सारे सेंटिमेंट्स नेशनलिज्म के अंतर्गत आते हैं. ठीक है. अब हम समझते हैं इम्पीरियलिज्म क्या होता है. देखो, नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म आपस में जुड़ा हुआ है, तो इसको ध्यान से समझना. इम्पीरियलिज्म क्या होता है कि जब हम एक राष्ट्र बन जाते हैं, जैसे कि मान लो हम इंडिया बन गए. ठीक है. अब इंडिया एक पूरा एक सॉवरन कंट्री है. तो अब इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या है कि जब इंडिया चाहे कि दूसरे जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, जैसे भूटान है, म्यांमार है हमारे बगल में, अब हम उसके ऊपर कब्जा कर लें, उसकी टेरिटरीज़ को अपने टेरिटरी में मिला लें. राइट. व्हेन वी कैप्चर इट्स टेरिटरी टू आर, व्हेन वी मर्ज इट्स टेरिटरीज टू आर टेरिटरीज, सो दैट थिंग बिकम इम्पीरियलिज्म. ठीक है. इम्पीरियलिज्म को हिंदी में साम्राज्यवाद बोलते हैं. जब हम अपनी सीमाओं को बढ़ा के दूसरे देशों की सीमाओं को अपने कब्जे में ले लें, उस प्रोसेस को इम्पीरियलिज्म बोलते हैं. ठीक है. तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो यूरोप में नेशनलिज्म के थ्रू, अलग अलग मूवमेंट्स के थ्रू जब सारे छोटे छोटे नेशंस बन गए, तो वो नेशन, अब जब वो नेशन बन गए तो उनके अंदर किस तरह से इम्पीरियलिज्म की फीलिंग आई, और एक कंपटीशन बढ़ गया कि दूसरे कंट्रीज़ को अपने कंट्रीज़ में मिला लो, और इस तरह से ये जो नेशनलिज्म था वो चला गया इम्पीरियलिज्म की तरफ. तो आई होप आपको समझ में आएगा कि इम्पीरियलिज्म क्या है. इम्पीरियलिज्म मतलब हम सिंपल शब्दों में यही बोल सकते हैं कि इम्पीरियलिज्म इज़ अ प्रोसेस इन विच अ कंट्री थिंक्स, इन विच अ कंट्री गोज़ फॉर वाइडनिंग इट्स टेरिटरीज़. ठीक है. जब अपनी टेरिटरीज़ को हम बढ़ाने के लिए जाते हैं, अपनी सीमाओं, दूसरे देशों की सीमाओं को कब्जा कर लेते हैं, दूसरे देशों पे कब्जा करके कब्जा करने के एक जो इच्छा होती है वो इम्पीरियलिज्म होती है. ठीक है. तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि इम्पीरियलिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म. अब तो आप लोग को ये देखना था कि किस तरह से नेशनलिज्म जो है, अब जब एक अलग अलग हम नेशन बन गए, उसके बाद जैसे यूरोप में अलग अलग कंट्रीज़ बन गई, जब जैसे इटली हो गई, जर्मनी, फ्रांस, तो इन्होंने ब्रिटेन, फिर इन्होंने किस तरह से छोटे छोटे कंट्रीज़ को अपने कैप्चर करना शुरू किया, अलग अलग कॉलोनीज़ बनानी शुरू की. तो वो सारा इम्पीरियलिज्म के थ्रू, इम्पीरियलिज्म के अंतर्गत आता है. ठीक है. तो देखो, द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड द nationalist aspirations of the subject peoples in Europe to further their own imperialist aims. मतलब जो नेशनलिज्म के लिए जो सारा मूवमेंट हुआ था, वो बाद में जो इम्पीरियलिस्ट पावर्स थे यूरोप के अंदर, उन्होंने इन सभी नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस को किसके लिए यूज़ किया? अपने इम्पीरियलिस्ट एम्स के लिए यूज़ किया. मतलब इन सभी नेशनलिज्म को उन्होंने एक तरह से इम्पीरियलिज्म में कन्वर्ट कर दिया. अब आगे देखेंगे. तो देखो, जब ये इम्पीरियलिज्म हुआ, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई बाल्कान प्रॉब्लम के रूप में. बाल्कान रीजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन था 18th सेंचुरी में. तो बाल्कान रीजन के अंदर एक बहुत ही इंटेंस, बहुत ही टेंसिफाइड सर्कमस्टांसेस इंक्रीज़ हुए उस दौरान.
तो वो इम्पीरियलिज्म के थ्रू हुआ। तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स। ठीक है, तो बाल्कन्स, अब बाल्कन्स क्या था, यहाँ से आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। द बाल्कन्स वाज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमा। अब ये बाल्कन्स कहाँ है? मेडिटेरेनियन सी के पास ये रीजन पड़ता है। आप लोग वर्ल्ड मैप में देखिएगा। तो ये क्या था? इट वॉज अ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन था। जोग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन था इस सभी रीजन में, बाल्कन रीजन में जितने भी अलग अलग कंट्रीज़ थे, उन सब में क्या था? एक जोग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन था। एथनिक मतलब ट्रेडिशनल कल्चरल वेरिएशंस था, जो आज के डेट में जो हम लोग देखते हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, ये सारी कंट्रीज़, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनिग्रो, ये सब क्या थे? ये बाल्कन रीजन्स के अंतर्गत आते। ये अब कंट्री बने, पहले ये बाल्कन रीजन्स के अंतर्गत छोटे छोटे टेरिटरीज़ थी। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ के आप लोग नाम याद रखना। यू माइट बी आस्क्ड इन द एग्जाम, सो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में 1 मार्क्स में, कि कोई भी 2 कंट्रीज़ के नाम बताइए जो बाल्कन रीजन में होते हैं। तो आप लोग को ये नेम्स ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब इनको जो यहाँ पे जो लोग निवास करते हैं, जो इनहेबिटेंट्स है, जो द पीपल हु यूज टू लिव हियर, वो ब्रॉडली नोन एज स्लाव्स। ये आप लोग ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। स्लाव्स, दे वर नोन एज स्लाव्स। ठीक है, तो अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिला हमें, कि जो ये पूरा बाल्कन रीजन थे, जो अलग अलग टेरिटरीज थी, ये किसके अंडर आते थे? ऑटोमन एम्पायर के। तो ऑटोमन एम्पायर जो प्रेजेंट टर्की है, उसमें था। ऑटोमन एम्पायर के अंडर में ये सारा बाल्कन रीजन आता था। द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। देखो, एक तो रोमांटिक नेशनलिज्म का जो पूरा फीलिंग चला था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेकर, जैसे जैसे इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, तो एक नेशनलिज्म की पूरी जो मिडिल क्लास लिबरल मूवमेंट चल रहा था, तो उसका पूरा प्रभाव था इधर बाल्कन रीजन्स में भी। वो लोग भी देख रहे थे कि किस तरह से चीज़ें इवॉल्व हो रही थी, राइट। दे वर विजुअलाइजिंग हाउ द थिंग्स वर चेंजिंग, राइट। तो ये जो और उसके बाद दूसरा रीज़न क्या हुआ वहाँ पे बाल्कन रीजन में टेंशन का, कि डिसइंटीग्रेशन हुआ किसका? ऑटोमन एम्पायर का। मतलब ऑटोमन एम्पायर अपने आप में वीक होने लगी। तो इस तरह से ऑटोमन एम्पायर मेड जो वीक, लाइक डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर मेड द रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। इसकी वजह से ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा क्षेत्र जो है, बहुत एक्सप्लोसिव हो गया। एक्सप्लोसिव मतलब बहुत ज़्यादा टेंसिफाइड हो गया, बहुत टेंशन्स रहने लगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने देखा कि ऑटोमन एम्पायर अब उतनी पावरफुल नहीं है, तो छोटे छोटे जो टेरिटरीज थी वो अब अलग अलग कंट्री के रूप में दे स्टार्टेड प्रोक्लेमिंग देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज। ठीक है, अब वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित करने लगी, राइट। तो इससे टेंशन बढ़ी। देखो, all through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success. One by one, the European subject nationalities broke away from its control and declare independence. ठीक है, तो एक एक करके ये सारे जो रीजन में जितने भी जो टेरिटरीज थे, वो एक एक करके अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित करने लग गई। ठीक है, तो द बाल्कन पीपल्स बेस देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स on nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers। तो उन्होंने इस सारे मूवमेंट को या सारे डिसीजन को किस तरह से जस्टिफाई किया बाल्कन रीजन्स ने, कि भाई वो हिस्ट्री में पास्ट में आज़ाद थे, बट उनको फॉरेन पावर्स ने कैप्चर कर रखा था, तो इसलिए अब वो अपने आप को आज़ाद कर रहे हैं। ठीक है, तो hence the rebellious nationalities in the Balkans thought of their struggles as attempt to win back the long lost independence। तो जितने भी रिबेलियस जो नेशनैलिटीज़ थे बाल्कन रीजन्स के, उन्होंने सोचा कि जो पूरा जो स्ट्रगल है उनका, वो किस लिए था? ताकि वो अपना जो इंडिपेंडेंस जो वो खो चुके थे उसको वापस प्राप्त कर सके। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो, टेंशन क्यों थी? क्योंकि बाल्कन रीजन के जो जो जितने भी टेरिटरीज थे, छोटे छोटे जो कंट्रीज़ थे, उन्होंने अपने आप को
इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर अब कमज़ोर हो चुका था। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। तो ये तो हो गया कि इन्होंने, भाई देखो, अब इसमें टेंशन क्या थी, आप लोग को इसको समझना चाहिए। टेंशन क्या थी कि व्हेन दीज कंट्रीज प्रोक्लेम देमसेल्व्स टू बी फ्री, टू बी इंडिपेंडेंट, अब तो आपस में भी इनकी बहुत टेंशन रहती है। जैसे मान लो रोमानिया और बुल्गारिया अलग अलग हो गए, ठीक है, अब आपस में इनकी, अब अलग अलग ये नेशन बन गए, ठीक, राइट। अब बट वो इम्पीरियलिज्म, मैंने तुम्हें अभी बताया कि इम्पीरियलिज्म क्या था, कि अपनी टेरिटरीज़ को बढ़ाना। तो ये कंट्रीज़ जो थी सारी बाल्कन्स की, वो आपस में एक दूसरे से टेंशन में रहते थे, एक दूसरे से वॉर होता रहता था, उनका कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था कि किसी तरह से दूसरी कंट्री को कैप्चर कर लिया जाए। ठीक है, ये मेन इशू था वहाँ पे। ये इस वजह से क्या हुआ, ये पूरा जो रीजन था एक पूरा इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बन गया। ठीक है, सो एज अ डिफरेंट स्लाविक नेशनैलिटी स्ट्रगल टू डिफाइन their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict. इतना मैंने तुम्हें बता दिया। The Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of the अदर्स। ठीक है, अब हर कोई सोच रहा था कि उसकी टेरिटरी बढ़ जाए, और दूसरे अगर किसी की बढ़ेगी तो किसी की छोटी होगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर कब्जा करने का पूरा स्ट्रगल चल रहा था। तो इस मैटर को और ज़्यादा इंटेंसिफाइड कब हुआ, या और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैसे हुआ, जब जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ थी यूरोप में, जैसे पावरफुल कंट्रीज, जैसे फ्रांस हो गई, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी, तो ये सारी कंट्रीज़ भी अब इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। अब ये कंट्रीज सोचती थी कि दे शुड कैप्चर दोज टेरिटरीज, दोज कंट्रीज, दे शुड मेक कॉलोनीज आउट ऑफ देम। तो ये कंपटीशन अलग बड़े बड़े देशों में चल रही थी, जैसे फ्रांस और जर्मनी के बीच में, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अब ये लोग भी इन्वॉल्व हो गए इसके अंदर। सो द मैटर वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन्स ऑल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। बिग पावर मतलब जैसे फ्रांस, जर्मनी। So during this period, there was intense rivalry among the European powers over trade and colonies. ठीक है, तो इस समय के दौरान जो यूरोपियन पावर्स थे उनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, किसके लिए, ट्रेड में और कॉलोनीज़, मतलब कौन ज़्यादा कॉलोनीज़ बनाएगा। जैसे इंडिया ने सॉरी ब्रिटेन ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना रखी थी, कैरेबियन कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनी बना रखी थी। ठीक है, फ्रांस ने भी अलग अलग कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनी बना रखी थी। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा था कि कौन ज़्यादा कॉलोनीज़ बनाएगा, कौन ज़्यादा ट्रेड कर पाएगा। सो दीज राइवलरीज वर very evident in the way the Balkan problem unfolded. Each power, Russia, Germany, England, Austro-Hungary, was keen on countering the hold of the powers over the Balkans. तो ये सारी कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा कीन थी कि इनको किसी तरह से बाल्कन रीजन का पावर पूरा मिल जाए, बाल्कन रीजन के ऊपर पूरा इन्फ्लुएंस हो जाए इनका, या उसको कैप्चर कर ले, एंड एक्सटेंडिंग इट्स कंट्रोल ओवर द एरिया। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन दिस रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इसकी वजह से एक पूरा सीरीज ऑफ वॉर चलता रहा, और फाइनली इट ब्रोक आउट, इट एंडेड विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ है, आप लोग को पता है, 1914 से 1918 तक। ठीक है, तो देखो, ये नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। वी ऑल नो दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1914 एंड इट लेड द डिजास्टर। तो बट मीन वाइल, अब देखो, अब इस समय के दौरान क्या था, जब मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर्स इन द 19th सेंचुरी बिगेन टू अपोज इंपीरियल डोमिनेशन। जैसे उसमें हम इंडिया का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो इस दौरान जितनी भी कॉलोनीज थी, जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कहते हैं आज के डेट में, तो वो उन सभी कॉलोनीज़ ने, उन सभी कंट्रीज़ ने ये इंपीरियल डोमिनेशन को अपोज करने लगे, और उनके यहाँ पे भी नेशनलिज्म का मूवमेंट चल रहा था। बट उनका नेशनलिज्म अलग था, क्योंकि वो इंपीरियलिज्म के खिलाफ था। इंपीरियलिज्म क्या है, जो एक कंट्री का दूसरी कंट्री पे कब्जा हो जाता है, उसके खिलाफ था ये सारा। सो द एंटी इसीलिए जो थर्ड वर्ल्ड का जितना भी मूवमेंट था नेशनलिज्म का, वो एंटी इंपीरियलिज्म मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, द एंटी इंपीरियल मूवमेंट दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट in the sense that they struggled to form independent nation state, and were inspired by a sense of collective national identity, national unity forged in confrontation with imperialism। और उनका जो imperialism के था उसके साथ पूरा विरोध था, बट उनका नेशनलिज्म और नेशनल यूनिटी
इसमें विश्वास था, नेशन स्टेट में विश्वास था, बट इम्पीरियलिज्म में विश्वास नहीं था. सो यूरोपियन आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म वॉज वर नो वेयर रेप्लिकेटेड. जब अब मतलब जो यूरोपियन आइडिया था, अब यूरोप का नेशनलिज्म का क्या आइडिया था? इम्पीरियलिज्म. तो इस इम्पीरियलिज्म वाले आइडिया को इट वॉज नो वेयर रेप्लिकेटेड, ये कहीं पे भी रिपीट नहीं हुआ. फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म. अब हर कंट्री का अपना नेशनलिज्म का अलग अलग डेफिनेशन हुआ. बट द आइडिया ऑफ सोसाइटीज़ शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू नेशन स्टेट. मतलब जो सोसाइटी है वो किसके अंडर ऑर्गेनाइज होना चाहिए? नेशन स्टेट. मतलब एक नेशन, एक राष्ट्र तो जरूर होना चाहिए, उसकी टेरिटरी डिफाइंड होनी चाहिए. ये केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल. तो इसी के साथ वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर. आगे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, एंड देन वी वुड स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ civics. Thank you very much.